हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी लव यू माई एंजल, जिसको लिखा है द डेविल जी ने और सक्रीड भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 30 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 31। तभी करण वहाँ आया और कहने लगा, सर एक प्रॉब्लम हो गई है। वायु ने करण की तरफ देखा और पूछा, क्या बात है। करण बताते हुए थोड़ा हिचकिचा रहा था, पर उसने हिम्मत करके कहा, मिस धैर्य का कोई रिलेटिव नहीं। मिस धैर्य का कोई रिलेटिव उन्हें लेने आया है। वायु ने आंखें छोटी करके करण को देखा और कहा, पर उसका कोई नहीं है ना। करण ने कहा, सर वो अपना नाम शिव कुमार बता रहा है। असल में थोड़ी देर पहले करण का फ़ोन आया था कि रिसेप्शन में कोई धैर्य के बारे में पूछ रहा है। उसका कहना है कि वो उसके परिवार से है और वो उसे लेना चाहता है। जब करण को पता चला कि वो कौन है तो वो तुरंत वायु के इस बारे में बताने आ गया। सिद्धार्थ अपनी आंखें बड़ी करके उसे कहने लगा, क्या वही मैसेज वाला लड़का है। अरे बड़ी चिंता दिखती है, मतलब दर्द इसे हो रहा है। और पता उसे वहाँ चला गया। तभी उसने देखा कि करण उसे इशारों में कुछ ना बोलने के लिए कह रहा है। अचानक से सिद्धार्थ को याद आया कि वायु अभी भी उसके साथ है। उसने मन में कहा, भगवान तूने मेरी जबान इतनी फिसलने वाली क्यों बनाई है। अब जल्दी से बात बदलनी पड़ेगी। और हाँ करण, तुम उसे लेकर तो नहीं आए न? करण थोड़ा परेशान होते हुए कहने लगा, सर मैंने बहुत कोशिश की पर वो सुनना ही नहीं चाहता थे। वो बाहर खड़े हैं। वायु तुरंत बाहर चला गया। उसने देखा येलो कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ चश्मा लगाकर एक आदमी वहाँ खड़ा हुआ था और एक शरीफ इंसान दिख रहा था। पर जिस तरह से वो खड़ा था, वायु को उस पर शक हो रहा था। उसके आसपास हमेशा बॉडीगार्ड रहते थे, इसलिए उन्हें उसके खड़े होने का और उनके उसके पहनावे को उसे अच्छे से पता था। कि तभी शिव आगे आया और कहने लगा, सर गुड आफ्टरनून, मैं धैर्य जी को लेने आया हूँ। वायु ने उसे घूर कर देखा और कहा, आप उन्हें कैसे जानते हैं। शिव मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहा, "म- वो मेरी नेबर हैं। वायु ने आंखें चढ़ा कर कहा, नेबर के लिए इतनी चिंता। शिव ने धीरे वायु की तरफ देखा और कहा, वो एक अच्छी इंसान है और मुझे उनकी चिंता है। क्या आप मुझे उन्हें ले जाने देंगे। करण और सिद्धार्थ हैरानी से नज़र देख रहे थे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वायु से ऐसे बात करे, और वो इंसान ऐसे बात कर रहा था जैसे वायु को सब्जी वाला हो। शिव सिर्फ वीरा और रावी के ऑर्डर पे ही मानता था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था सामने कौन है। अगर उसकी मैम ने कुछ उसे करने को कहा है तो वो किसी भी कीमत पे करेगा। और अभी उसकी मैम चाहती हैं कि उसकी मॉम उसके साथ ही हो और वो उसे वहाँ से ले जाके रहेगा। तभी वायु ने कहा, अगर मैं ना कह दूँ तो। शिव ने एक नज़र वायु को देखा और कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते वायु, नहीं कर सकते। वायु है ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। और करण को उसे बाहर जाने के लिए कह दिया। फिर वापस अपने कमरे में बढ़ बढ़ गया। तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। उसने देखा करण ज़मीन में पड़ा हुआ था और शिव अपना चश्मा साफ करते हुए वापस पहन रहा था। बिना चश्मे की वो किसी खूंखार जानवर की तरह दिख रहा था। वायु आगे जाने वाला था कि सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया और कहा, मुझे लगता है तुझे उसे दाने देना चाहिए। वायु ने अपनी जलती निगाहों से आंखों से सिद्धार्थ को देखा और तो सिद्धार्थ उसे बहुत शांत नज़रों से देख रहा था। फिर उसने उससे देखा जहाँ कर्ण गिरा था। कर्ण एक प्रोफेशनल फाइटर था जो किसी भी इंसान से लड़ सकता था, पर वह अभी चश्मे वाले लड़के से हार गया। ये सोचते सिद्धार्थ का मुंह बन गया था। शिव ने किसी की तरफ नहीं देखा और कमरे में जाकर धैर्य को गोदी में उठा लिया और बिना किसी की तरफ देखे बाहर चला गया। वायु ने इस समय अपनी मुठ्ठियाँ कस की भींच ली थी। शिव नीचे गया आया और धैर्य को कार में बैक सीट पर लिटाया और आगे बैठ के कहने लगा, मैम कहाँ जाना है। वीरा जो धैर्य का सिर अपनी गोद में लेकर बैठी थी, उसने कहा, घर चलो शिव। शिव ने गाड़ी अपार्टमेंट की तरफ मोड़ दी। थोड़ी देर बाद धैर्य के कमरे में दो डॉक्टर कमरे में धैर्य का चेकअप कर रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने शिव से कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था, इनका खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप लोग ऐसी लापरवाही कैसे करते हैं। वीरा जो कि चुपचाप एक तरफ खड़ी थी, उसने कहा, धीरे से बात बताइए, आपको गुस्सा करने की कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और कहा, काफ़ी देर तक किसी जगह बंद रहने के कारण इनकी हेल्थ पर असर हुआ है और अब परेशानी पहले से ज़्यादा बढ़ हो गई है। ये कहते हुए डॉक्टर थोड़ा उदास थे। उसने आगे कहा, पर किसी ने शायद बहुत अच्छी दवा दी है जिससे इनका हालत बिगड़ने से बच गई। मेरी माने तो आप उस इंसान से ही इनका इलाज करवाइए। कहते वो वहाँ चले गए। रावी कब से धैर्य के पास बैठ कर रो रही थी। तभी वीरा उसके हाथ पर रखा और कहा, वो ठीक हो जाएंगी। रावी ने वीरा की तरफ देखा, उसे गले लगाकर वापस रोने लगी। वीरा धीरे से उसके सिर को चला रही थी। उसकी आंखें भी इस समय थोड़ी नम थी, पर उसने अपने आंसू बहने तो नहीं दिए थे। अगर वो रोती तो वो अपनी इस मासूम बहन और माँ को कैसे संभालती। उसके लिए खुद को कठोर बनना ज़रूरी था। थोड़ी देर बाद वो धैर्य और रावी को कमरे में छोड़ के बाहर आई और शिव से कहा, बताओ। शिव ने कहा, मैम वो डॉक्टर है जिसे हम ढूंढ रहे थे, वह उसने ही मैम को इंजेक्शन दिए हैं। वीरा ने कहा, उसका क्या। शिव ने कहा, मैम हमने उसे पकड़ लिया है। वीरा ने एक नज़र कमरे में देखा और कहा, चलो और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका
31 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों मुझे लगता है वक्त, तो मैं इसमें कहानी का एपिसोड नंबर 32 ऐड करता हूँ। देखता हूँ कहानी में क्या होता है। राजवंश कॉर्पोरेशन। वायु सिद्धार्थ गुस्से में घूर रहा था। उसने कहा, तूने मुझे उसे रोकने क्यों नहीं दिया? सिद्धार्थ ने उसे सोफे बैठाया और कहा, मेरी बात ध्यान सुन, ध्यान सुन। तुझे समझना होगा वायु, तुझे समझना होगा। वायु ने सवाई नज़र से उसे देखा। सिद्धार्थ ने आगे कहा, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, ये मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ, मैंने चेक किया है उसे। पर मैं भी तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसकी रिपोर्ट ना देख लूँ। और उस लड़की को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की कंडीशन के बारे में अच्छे से जानता हो। अगर तू उसके साथ नहीं जाता जाने देता तो हो सकता है उसकी हालत और बिगड़ जाती। वायु थोड़ी देर शांत रहा। वायु ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए कोशिश की। और फिर उसे कर्ण की आवाज़ दी। कर्ण जो कि बाहर खड़ा था वह तुरंत अंदर आया। वायु ने कहा, पता करो वो कहाँ है। सिद्धार्थ ने गुस्से में वायु को घूरा और कहा, क्या तू उसकी जासूसी करने वाला है? ये तो सही नहीं कर रहा है। तो उसके पर्सनल स्पेस भी घुस नहीं सकता। वायु बाहर जाते हुए कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है वो मेरी है। एक छोटे से घर के पास एक ब्लैक कलर की कार रुकी। उसमें एक वीरा और शिव बाहर आए। वीरा के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। शिव के साथ वह उस कमरे में गई। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोल के अंदर गई, किसी ने चिल्लाने की आवाज़ आई। वीरा अंदर जाके खड़ी हो गई। शिव ने उसके लिए एक कुर्सी लगा दी और वीरा उस पर बैठ गई। सामने एक लड़की बंधी हुई थी जिसके मुंह पे काले कपड़े ढका हुआ था। वीरा ने शिव को कुछ इशारा किया, फिर वो कपड़ा उसके चेहरे से हटा दिया। डिम लाइट में वो लड़की वीरा के चेहरे को नहीं देख पा रही थी। वीरा की नज़रें अपने हाथ में रखी एक फाइल पे थी। वो लड़की चिल्लाते हुए कहने लगी, मुझे छोड़ो, जाने दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बंद करने की? तभी उसके कानों में वीरा की आवाज़ आई, शीतल जोशी स्कूल टीचर है, मनोज जोशी रिटायर्ड ऑफिसर, आदि जोशी एक 13 साल का लड़का, तुम्हारी का फैमिली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अपने परिवार वालों को नाम किसी बच्चे के मुंह से सुनकर निशा दंग रह गई। उसने कहा, तुम कौन हो और मेरी फैमिली के बारे में कैसे जानती हो? वीरा की नज़र अब भी उस फाइल में थी। उसने कहा, मैं वो हूँ जिससे किसी अपने को तुमने हर्ट किया है। और मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें पता चलना चाहिए कि जब किसी अपने को चोट लगती है तो कैसा लगता है। वीरा की ठंडी आवाज़ और छोटे से कमरे में गूंज रही थी। निशा को विश्वास नहीं हो रहा था कि छोटी सी बच्ची की आवाज़ सुनकर उसके हाथ काँप रहे थे। उसने खुद को मजबूत किया, कहा, तुम बच्ची, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, मुझे जाने दो यहाँ से। तभी वीरा ने अपना सिर ऊपर करा और अपनी गुस्से भरी नज़रों से निशा की ओर देखा। निशा को तो उस डिम लाइट में सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी जो किसी समुद्र की तरह गहरी थीं और उसमें एक तूफान चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा उसमें ऐसा लग रहा था कि ये आंखें बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। उसने कहा, मैंने तुम्हारे किसी भी अपने को हर्ट किया है और तुम खुद को समझती क्या हो? बच्ची बन के रहो। पता नहीं माँ बाप ने क्या सिखा दिया है। जैसे ही निशा ने शब्द कहे, अचानक ही कमरे का माहौल ठंडा होने लगा था। वहाँ काला धुआं भरता जा रहा था और उस दोहे के और धुएं को चीरते हुए वीरा की आवाज़ आई, तुमने धैर्य साहू को परेशान किया है। ये नाम सुनते ही निशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, फिर ये लड़की आखिर ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? वीरा ने पीछे शिव को देखा। शिव आगे आया और निशा के बालों को पकड़ के उसका चेहरा ऊपर कर दिया। दर्द में चिल्लाने लगी। वीरा ने कहा, तुमने उन्हें लिफ्ट में बंद किया, तुम्हारी वजह से आज उनकी तबीयत खराब है। वीरा कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी पर अपनी मम्मी और अपनी बहन पर एक खरोच भी नहीं। तुम कीमत चुकाओगी, ये कहते हुए बाहर आ गई। शिव ने निशा के बाल छोड़ दिए और बाहर आ गया। निशा सदमे में खुद को कहने लगी, इसने अभी क्या कहा? ये धैर्य की बेटी है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे देख कर नहीं लगता कि उसकी बेटी होगी और उसकी हरकतें देख कर भी नहीं लगता कि उसकी बेटी है। बाहर वीरा डूबते हुए सूरज को देख रही थी। उसके चेहरे पे एक निराशा थी। उसने बिना पीछे मुड़े फिर से कहा, उसे तब तक यहाँ रखो जब तक वो यहाँ से किसी और शहर के जाने में राज़ी ना हो जाए। हो सके उसके हो राजी हो जाए। उसके घर पर एक मैसेज छोड़ दो कि वो कहीं बाहर गई है। और याद रखना, उसे ना छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि उसे सज़ा नहीं मिलेगी। उसे मेरी मम्मी को हर्ट किया है। शी डिज़र्व द लेसन। शिव पीछे ही खड़ा था। उसने सहमति में हाँ में सर हिला दिया और वह वीरा का चेहरा भी नहीं देख पा रहा था। पर जो ऑरा हमेशा की तरह उसके पास महसूस करता था, इस समय उसे फीका लग रहा था। वो जानता था कि वीरा रावी और धैर्य को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वह हिम्मत करके वीरा के सामने आया, अपने घुटनों के बल बैठ गया। वीरा ने अपनी शांत आंखों से उसे देखा। शिव ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से वीरा को गले लगा लिया। वीरा मूर्ति की तरह जम गई।
कुछ ही पलों बाद उसने कस के शिव को शर्ट को पकड़ लिया। उसने आँखों में आँसू बहने लगे। उसने अपने मुँह से आवाज़ नहीं निकाली, बस अपनी आँखों को बहने दिया। शिव की आँखें नम हो चुकी थी। वीरा ने कहा, क्यों मेरी मम्मी के साथ ये सब हो रहा है? मुझे उन्हें ठीक करना है, देखना है। ये कहते हुए उसकी आँखों में लगातार आँसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद वह उससे अलग हुई और आगे जाते हुए कहने लगी, जल्दी घर चलो, आहाना मासी ड्यूटी ख़त्म होने वाली है। वो घर आ जाएगी। शिव अपने सामने वाली छोटी-सी परछाई देख रहा था। फिर उसने अपनी शर्ट की तरफ देखा जो वीरा के आँसू से गीले हो गई थी। उसने गहरी साँस ली और कहा और कार में बैठ के उसे आगे बढ़ा दिया। पुरानी बिल्डिंग में वायु के एक कमरे में खड़ा था। उसके हाथ में गन थी। वो लगातार अपने सामने बने टारगेट पर फायर किया जा रहा था। उसकी आँखें गुस्से से लाल थीं। थोड़ी देर बाद करण वहाँ आया। वायु ने कहा, क्या वो मिली? करण ने हताश होकर कहा, सर वो दोपहर से ऑफ़िस में नहीं है। और उनके घर का अता पता करने के और उनके घर पर पता करने पता चला है कि वो बाहर बाहर गई है। वायु की आंखें लाल हो गईं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 32 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 33 सेट करता हूँ। देखता हूँ कहानी में क्या होता है। जब करण ने बताया कि उसे निशा कुछ पता नहीं चला तो वायु को गुस्सा आने लगा। धैर्य के ऑफिस जाने के बाद वायु ने अच्छे से सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए थे और पता चला कि सब निशा ने किया है। वह उसे ढूंढ कर उसे मार डालना चाहता था पर वो किसी मिल ही नहीं रही थी। वायु सोफे पर बैठा और कहने लगा, क्या वह तुम्हें ऑफिस जाते हुए दिखी थी? करण ने कहा, वो काफ़ी जल्दी निकल गई थी, शायद किसी ने परेशानी में थी। पर एक जगह पर एक जगह जाकर कोई भी हमें कोई और फुटेज नहीं मिली, जैसे किसी ने वो मिटा दिया हो। ना ही हम उनका फ़ोन ट्रैक कर पा रहे हैं। वायु की आँखें अचानक गहरी हो गईं। उसके दिमाग में अचानक ही शिव का ख़्याल आया। उसने कहा, वो लोग कहाँ गए? करण ने कहा, सर शिव कुमार मैम को उनके अपार्टमेंट ले गए थे और थोड़ी देर बाद वहाँ से हमने कुछ डॉक्टर को जाते देखा। करण वायु को कुछ और भी बताना चाहता था पर वो बता नहीं पा रहा था। उसने आँखें छोटी करके उसने उसके साथ 2 लड़कियों को भी देखा था पर उनके चेहरे पे मास्क लगे होने के कारण वो ध्यान से देख नहीं पाया था। वो उस अपार्टमेंट में जाना जाकर एक मिनट। पर उनके चेहरे पे मास्क लगे होने के कारण वो ध्यान से देख नहीं पा रहा था। वह उस अपार्टमेंट में जाना जाकर किसी दूसरे से अपार्टमेंट में गई थी। इसलिए करण को लगा कि शायद वो किसी और की हो सकता है कि वो कोई और हो। उसके दिमाग में वो लड़की वाली बात आ गई जो उसने वो ख़्याल झटक दिया और खुद से कहा, ऐसे मज़ाक कौन करता है कि 7 साल लड़कियाँ एक कंपनी चलाएँगी। तभी उस कान में वायु की आवाज़ आई, जाँच जारी रखो। इधर धैर्य के घर वीरा और शिव घर आ गए थे। उन्होंने देखा कि रावी किचन में थी और खाना बना रही थी। सीधे उसके पास चले गए। रावी ने चिंता भरी नज़रों से उसे देखा और कुछ पूछने वाली थी कि तभी वीरा ने कहा, सब सेटल हो गया है। मम्मा कैसी हैं? रावी ने सूप को हिलाते हुए कहा, उन्हें होश आ गया है। मैंने उन्हें बताया कि शिव भैया उन्हें लेके आए थे। पहले तो उन्हें अजीब लगा पर मैंने जैसे तैसे उन्हें समझा दिया। वीरा ने एक लंबी सांस ली और अपनी मम्मी के कमरे में चली गई। शिव अभी भी रावी को देख रहा था। रावी ने शिव को मुस्कान दी और कहा, आप मेरे हाथ का खाना बनाएंगे? आप मेरे हाथ का खाना खाएंगे? शिव थोड़ा सबका आ गया। वो ये देख के हैरान था कि उसकी मैडम का खाना बनाया भी आता है और अब वो खाने खाने की पूछ रही हैं। उसने नासमझी में अपनी गर्दन हाँ मिला दी। रावी ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर में खाने लग जाएगा। तभी घर की डोर बेल बजी। शिव ने जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर आना खड़ी थी जो शिव को घूर के देख रही थी। उसने कहा, तुम कौन हो? ये कहते हुए अंदर आ गई। शिव आना को जानता था पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसने कहा, जी मैं धैर्य जी का पड़ोसी हूँ। आना आगे कुछ पूछती इससे पहले ही वीरा धैर्य के कमरे से बाहर आते हुए कहने लगी, मम्मी ऑफिस में बेहोश हो गई थी, ये उन्हें वहाँ से लेकर आए हैं। वीरा की बात सुनते ही आना ने अपनी सैंडल उतारी, दौड़ के धैर्य के कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सब थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पे बैठे थे और खाना खा रहे थे। धैर्य मुँह बना के रावी और वीरा को देख रही थी। उसने कहा, हमें दलिया नहीं खाना और ना ही ये सूप पीना है। आप सब इतना अच्छा खाना खा रहे हो और हमें ये दे दिया है। वीरा ने घूर के अपनी मम्मी को देखा और कहा, डॉक्टर ने कहा है कि आपको कमज़ोरी है, आपको यही खाना होगा। धैर्य ने लाचारी से अपनी वैलेट में देखा और कहा, कमज़ोरी है तो हमें घी खिलाना चाहिए, रबड़ी खिलाना चाहिए। आप लोग हमें ये खिला रहे हैं। आना अपना मुंह दबा के हंस रही थी। उसने धीरे से धैर्य के कान में कहा, मुझे सच में बताओ, क्या तुम इनकी माँ हो? क्योंकि तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है कि तुम इनकी बेटी हो। धैर्य ने घूर के आना को देखा और चुपचाप खाना खाने लगी।
रात के 2 बजे बालकनी में छोटी-सी परछाई खड़ी थी, जिसका चेहरा चाँद की रोशनी में चमक रहा था। वीरा स्कूल में हुए वाक़ये को याद कर रही थी। अचानक से ही रावी को बेचैनी होने लगी और वो काफ़ी परेशान दिख रही थी। क्लास में हिस्ट्री के टीचर कुछ पढ़ा रहे थे, जिसके कारण रावी को नींद आ गई थी। अचानक ही वो उठ के खड़ी हो गई और ज़ोर से चिल्लाने लगी, "मम्मा!" वीरा की आँखें अलर्ट अलर्ट हो गईं। उसने रावी का हाथ पकड़ा और कहा, "क्या हुआ रावी?" रावी ने घबराते हुए कहने लगी थी, "मम्मा ठीक नहीं है।" वीरा जानती थी अगर रावी कुछ गलत लग रहा है तो ज़रूर कोई बात होगी। उसने टीचर की तरफ देखा और कहा, "हमें एक फ़ोन करना है।" उसकी आवाज़ में सिर्फ़ ऑर्डर था। पता नहीं वो मैडम मना क्यों नहीं कर पाईं। वो अपना फ़ोन उसके हाथ में रख दिया। जब तक उस टीचर को होश आया तब तक वीरा किसी को फ़ोन लगा चुकी थी। उन्होंने सुना वीरा ने किसी से कहा, "यहाँ आओ" और फ़ोन कर के टीचर को वापस दे दिया। टीचर ने वीरा की तरफ देखा और सोचा क्या इसे यही कहना था। थोड़ी देर बाद वहाँ शिव आया। उसके साथ एक प्रिंसिपल भी था। वीरा और रावी उठ के बाहर चले गए। शिव उनके पीछे था। उसने प्रिंसिपल से कहा, "सर हमें आपको कल एक प्रॉपर एप्लीकेशन दे देंगे।" ये कह के वो चला गया। कार में रावी परेशान होते हुए कहने लगी, "शिव भैया मम्मा के ऑफ़िस चलो।" शिव ने तुरंत कार उस ओर मोड़ दी। कुछ समय बाद वो उस बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। वीरा ध्यान से उस तरफ देख रही थी। उसने शिव को कहा, "अंदर जाओ और हर हाल में मम्मा को लेके आओ, ये मेरा ऑर्डर है।" ऑर्डर वर्ड सुनते ही उसकी पीठ से सीधी हो गई। उसने आँखें खतरनाक दिखने लगी थीं। वो बाहर चला गया। अंदर आके उसने कुछ लोगों से बात करते हुए सुना कि धैर्य लिफ्ट में बेहोश हो गई थी और आगे के तो आप जानते हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 33 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 33 कैसा लगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।